हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रीति वाजपेयी। वेलकम टू आवर चैनल पेपर हैकर। आज के हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स केमिस्ट्री के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, प्रोटीन सांद्र HNO3 के साथ गर्म करने पर पीला रंग देता है। यह है protein when reacts with concentrated HNO3 gives yellow color. It is ऑप्शन है ऑक्सीडेशन टेस्ट, सेकेंड ऑप्शन है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, थर्ड ऑप्शन है कॉपर टेस्ट और फोर्थ है एसिड बेस टेस्ट। तो बोला गया है जब हमारा प्रोटीन कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो येलो कलर देता है। यह किस टेस्ट में होता है? तो क्या ये ऑक्सीडेशन टेस्ट में होता है, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट में होता है, कॉपर टेस्ट में होता है या फिर एसिड बेस टेस्ट में होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे, ये होते हैं पॉलीमर्स। किसके पॉलीमर्स होते हैं? ये होते हैं हमारे अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स। तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो क्या पढ़ा हमने? प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब बोला गया है प्रोटीन्स रिएक्ट करते हैं कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ। जब कोई भी कंपाउंड होता है वो कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन रिएक्शन, जिसमें कि फिर NO2 जो ग्रुप होता है वो हमारे उस कंपाउंड में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है हमारे प्रोटीन का नाइट्रेशन कर रहे हैं हम, यानी उसे हम कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो येलो कलर का है। जो हमारा प्रोडक्ट है वो येलो कलर का है। तो ये किस टेस्ट में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट में क्या होता है? ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट में जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होता है, यानी ये जो टेस्ट होता है हमारे अमाइनो एसिड्स, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो इसमें जो भी अमाइनो एसिड्स होता है उसका जो एरोमेटिक पार्ट होता है वो HNO3 के साथ रिएक्ट करता है और उसका येलो कलर आता है। यानी कि जो एरोमेटिक पार्ट होता है उसमें NO2 ग्रुप ऐड हो जाता है, जैसे कि हमें इस पिक्चर में दिख रहा है। उसके बाद इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके तो इसका कलर चेंज होता है और फिर ये ऑरेंज येलो कलर होता है। हमारे क्वेश्चन में था कि प्रोटीन हमारा कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है और येलो कलर देता है। तो ये होता है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट में, जो कि डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के। अमाइनो एसिड्स इसमें रिएक्ट करते हैं और उन्हीं पे NO2 ग्रुप ऐड होता है। यानी इसके लिए अगर हमारा एरोमेटिक अमाइनो एसिड होगा तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा और येलो कलर का इसमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, होमोपॉलीसैकेराइड है। होमोपॉलीसैकेराइड इज ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी जाइलोज, ऑप्शन सी राइबोलोज और ऑप्शन डी सेलुलोज। तो इसमें पूछा गया है हमसे इन चारों ऑप्शन में से होमोपॉलीसैकेराइड क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि होमोपॉलीसैकेराइड्स क्या होता है। तो होमोपॉलीसैकेराइड्स आर पॉलीसैकेराइड्स composed of a single type शुगर मोनोमर। तो होमोपॉलीसैकेराइड्स हमारे वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो कि एक ही टाइप के शुगर के मोनोमर्स से बने होते हैं। यानी होमोपॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? जो हमारे एक ही टाइप के शुगर के मोनोमर्स से बने होते हैं, उसमें एक ही टाइप की शुगर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, homopolysaccharides can be branched और unbranched as long as they all have। यानी हमारे जो होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें यहाँ पे ये ग्लूकोज से ब्रांच्ड में है, तो ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, अ होमोपॉलीसैकेराइड इज डिफाइंड एज टू हैव अ वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स।
यानी होमोपॉलीसैकेराइड जो होता है वो वन टाइप के मोनोसैकेराइड का पॉलीमर होता है। इसको हम कैसे कहेंगे, यानी जब होमोपॉलीसैकेराइड्स को का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब होमोपॉलीसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस होता है तो एट द टाइम ऑफ हाइड्रोलिसिस पे ये एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड्स का यील्ड करते हैं, यानी प्रोडक्ट में हमारे पास एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड्स आ जाते हैं। तो अब इसके अब हमारा आंसर क्या है, ग्लूकोज है, जाइलोज है, राइबोलोज है या सेलुलोज है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेलुलोज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेलुलोज। अब सेलुलोज किसका है, सेलुलोज हमारा पॉलीमर है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का। सेलुलोज एक होमोपॉलीसैकेराइड है और ये पॉलीसैकेराइड है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का। ग्लूकोज का इसमें हमें क्लोज स्ट्रक्चर दिया हुआ है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, और ये इसके अलावा इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन फेलिंग विलयन को अपचयित करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस फेलिंग्स सोल्यूशन। यानी कि हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो चार ऑप्शंस है उनमें से कौन सा फेलिंग के सोल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है सेलुलोज, ऑप्शन सी है बेंजल्डिहाइड और ऑप्शन डी है केन शुगर। हमें इन चारों में से बताना है कि कौन फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है। तो सबसे पहले हम फेलिंग सोल्यूशन के बारे में जान लेंगे। फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन में हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी। जो ए होता है हमारा वो होता है कॉपर सल्फेट, वो हमारा होता है कॉपर सल्फेट। इसका फॉर्मूला होता है CuSO4। हमारा जो फेलिंग सोल्यूशन बी होता है वो होता है पोटेशियम सोडियम टार्टरेट। इसका फॉर्मूला होता है KNaCO4H4O7। इसका फॉर्मूला होता है K4C4 KNaC4H4, थोड़ा सा मिस्टेक है, KNaC4H4O6 4H2O। ये होता है फॉर्मूला पोटेशियम सोडियम टार्टरेट का। इनकी रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में, किसकी प्रेजेंस में होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में होती है। इसको जो फेलिंग सोल्यूशन बी होता है इसे हम और जानते हैं रोशेल सॉल्ट के नाम से, रोशेल सॉल्ट। अब जब भी हमें टेस्ट करना होता है हम इसका तुरंत ही एक मिक्सचर बनाते हैं दोनों का और तब टेस्ट परफॉर्म होता है। अब फेलिंग सोल्यूशन किसके यूज में आता है, तो फेलिंग सोल्यूशन के जो यूजेस हैं उन्हें हम देख लेंगे। फेलिंग सोल्यूशन यूज में आता है टू डिटेक्ट रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, टू डिटेक्ट रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यानी हमारी जो शुगर रिड्यूसिंग होगी वो फेलिंग सोल्यूशन का पॉजिटिव टेस्ट देगी और जो नॉन रिड्यूसिंग होगी वो टेस्ट इसका नहीं दे पाएगी। अब रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है, जिस भी शुगर में फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है उस शुगर को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और जिसमें कि फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप नहीं होता है उसे हम बोलते हैं
नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब हमारा जो फेलिंग सोल्यूशन होता है ये होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किस तरह का वर्क करता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन दिया हुआ है, कीटोन भी हमारा होना चाहिए। कीटोन हर तरह का कीटोन इसको परफॉर्म नहीं कर सकता है, केवल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स जो होते हैं वही इसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड तो हर एक कर लेगा और कीटोन्स ओनली अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, इसके अलावा कीटोन्स इसे परफॉर्म नहीं कर सकते। और ये इसी वजह से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच में अंतर करने के काम में भी आता है, उनको भी डिफ्रेंशिएट करता है। तो एल्डिहाइड होगा या हमारा कीटोन होगा, स्पेशली अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जब हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडेशन करने पे हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करने पे हमें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। यानी जो भी हमारा ग्रुप प्रेजेंट होगा हमारे कंपाउंड में, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है CHO या फिर कीटोनिक ग्रुप, ये प्रेजेंस अगर होगा और अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे फेलिंग सोल्यूशन के प्रेजेंस में, तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH में, ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। और अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। फेलिंग सोल्यूशन के बारे में हमने इतना कुछ जान लिया कि अब हमें देखना है कि इसमें से हमारे जो ऑप्शंस है कौन परफॉर्म कर पाएगा फेलिंग सोल्यूशन या कौन नहीं कर पाता है। तो अब हम देखते हैं अपने ऑप्शंस को। इतनी इन्फॉर्मेशन फेलिंग सोल्यूशन के बारे में सफिशिएंट है और इतना ज़रूरी होता है जानना। तो अब हमारे ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी बेंजल्डिहाइड और ऑप्शन डी केन शुगर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्लूकोज। इसमें हमारा केवल जो ग्लूकोज है वही फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि इसके अलावा जो भी हमारे ये बाकी 3 एग्जाम्पल्स दिए ऑप्शंस दिए हुए हैं ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और ये हमारे फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। टर्मिनल कार्बन पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फर्स्ट कार्बन पे ये हमारे ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब हमें दिख रहा है इसमें कि इसमें ये अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि ये एक टर्मिनल कार्बन है और जिस पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। इस एल्डिहाइड ग्रुप को हम बोलते हैं फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, और इसी की वजह से हमारा जो ये ग्लूकोज होता है ये हमारे फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अभिकर्मक जो केन शुगर तथा ग्लूकोज में अंतर करता है। द रिएजेंट विच डिफरेंशिएट बिटवीन केन शुगर एंड ग्लूकोज इज। ऑप्शन ए मोलिश रिएजेंट, ऑप्शन बी आयोडीन सोल्यूशन, ऑप्शन सी बेयर्स रिएजेंट और ऑप्शन डी फेलिंग सोल्यूशन। मुझे नहीं लगता आपको इसका आंसर बताने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बारे में हम बहुत डिस्क्रिप्टिव पढ़े हैं और अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है, हम पढ़ चुके हैं। हमारे उसमें भी ऑप्शंस थे, केन शुगर और ग्लूकोज दोनों का था। तो हमने उसमें पढ़ा है कि केवल फेलिंग सोल्यूशन को वही रिड्यूस कर सकते हैं जो कि रिड्यूसिंग शुगर होते हैं और जिनमें कि फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। और हमें पता है कि हमारा केन शुगर एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, हम ये पढ़ चुके हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि
केन शुगर एक हमारा एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, इसी वजह से ये फेलिंग सोल्यूशन को टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाता है, उसका पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे पाता है, ये रिड्यूस नहीं कर पाता है। और हमारे ग्लूकोज में एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है जिसकी वजह से ये फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है, और ये करता भी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन केन शुगर और ग्लूकोज के बीच में अंतर बताता है। इसके बाद हमारे पास थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसे हम देख लेंगे। हमारा जो केन शुगर इसमें दिया हुआ है, ये केन शुगर यहाँ पे देख लेंगे, ये केन शुगर है, इसको हम लोग सुक्रोज बोलते हैं, इसका केमिकल नेम क्या है, सुक्रोज है। इसके अलावा हम इसे टेबल शुगर भी बोलते हैं। टेबल शुगर से क्या मतलब है, जो टेबल पे रखी होती है, नहीं, टेबल शुगर जो हम डेली अपने खाने में यूज़ करते हैं, जनरली हम इसी को अपने खाने में यूज़ करते हैं। ये बनती है ये शुगर केन की हेल्प से बनती है। और इसके अलावा इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, इसमें लिखा है बट दिख नहीं रहा है, मैं लिख देती हूँ, C12H22 और O11। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C12H22O11। और इसके अलावा रुकिए मैं स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये हमारे केन शुगर का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। मैं भी इसको बना के दिखा देती हूँ क्योंकि इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। तो देखिए, ये इसमें एक जुड़ा होता है ग्लूकोज, ये हमारे ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें ये वाला पार्ट ग्लूकोज का है, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे नीचे होता है H, यहाँ पे H OH, ये OH H, यहाँ पे H OH, और इसके अलावा यहाँ पे भी H होता है, और ये वाला जो बॉन्ड होता है यहाँ पे O बन जाता है, ये O आ गया, और यहाँ पे ये होता है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होता है फ्रक्टोज का, यानी जो हमारा केन शुगर होता है ये मिलकर बना हुआ होता है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज का। यहाँ पे अपना नॉर्मल जो हमारे HOH होते हैं वो आ जाएंगे। ये रहा, जहाँ पे भी यहाँ पे एक वाटर एलिमिनेट होता है, जब हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाते हैं वाटर का एलिमिनेशन होता है और हमारा केन शुगर बनता है। यहाँ पे ये जो ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ये जो O की हेल्प से बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ये वाला ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये बाकी इतनी सारी आइसक्रीम दी हुई है क्योंकि जो हम खाते हैं उनमें हमारी ये केन शुगर ही यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलानी सिंथेसिस में परिवर्तन होता है। किलानी सिंथेसिस इज द कन्वर्जन ऑफ, किलानी फिशर सिंथेसिस होता है, हमसे पूछा गया है कि उसमें किसका कन्वर्जन होता है। ऑप्शन है एल्डोहेक्सोज इंटू एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज इंटू एल्डोकीटोज, एल्डोपेंटोज इंटू एल्डोहेक्सोज, और नन ऑफ दीज। यानी कि किलानी सिंथेसिस में इसमें से क्या किस में कन्वर्ट होता है। तो अब पहले हम किलानी सिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किलानी सिंथेसिस को एक और नाम से जानते हैं हम, इसको बोलते हैं चेन लेंथनिंग इन एल्डोजिस। क्या कहते हैं, चेन लेंथनिंग इन एल्डोजिस। अब नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें चेन लेंथनिंग होगी, यानी हमारी जो कार्बन की चेन होगी वो बढ़ेगी, और किस में बढ़ेगी, हमारे जो एल्डोज होते हैं उनमें बढ़ेगी। तो अब हम देखेंगे चेन लेंथनिंग, कितने कार्बन की अगर चेन लेंथनिंग होती है, कितने कार्बन से चेन लेंथनिंग होती, कितने भी बढ़ते चले जाते हैं क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक कार्बन बढ़ता है, जो भी हमारा एल्डोज होता है
हमारा एल्डोज होता है, उसमें एक और कार्बन ऐड हो जाता है, 1 मोर कार्बन, और वो हायर एल्डोज में यानी एक कार्बन ज़्यादा वाले एल्डोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एल्डोज हमारे एक ज़्यादा वाले कार्बन में हायर एल्डोज में चेंज हो जाता है। अगर हम एल्डोपेंटोज का एग्जाम्पल लें, मुझे लगता है अभी तक बच्चों को ऑप्शन में आंसर मिल गया होगा इसके नाम से ही कि चेन लेंथनिंग हो रही है एक कार्बन की। तो हेक्सोज से पेंटोज तो नहीं होना है, क्योंकि चलिए पहले एलिमिनेशन कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं इसके बारे में। तो अब पहले ऑप्शन देख लेते हैं, एल्डो हेक्सोज इंटू एल्डो पेंटोज। तो ये तो नहीं ही होने वाला है, क्योंकि इसमें तो एक बढ़ने की जगह एक कम हो रहा है। नेक्स्ट है एल्डो हेक्सोज इंटू एल्डो कीटोज। तो हमने कोई फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने की तो बात करी ही नहीं है, हमने तो बस ये बोला है कि इसमें तो एक एल्डोज, जो एल्डोज होता है उसमें एक कार्बन बढ़ता है, तो ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो गया। तो ऐसा भी नहीं होने वाला है, ये तो हेक्सोज से कीटोज बना जा रहा है। नेक्स्ट है एल्डो पेंटोज इंटू एल्डो हेक्सोज। हाँ, ये लग रहा है हमें सही हो सकता है, क्योंकि हमारा जो एल्डो पेंटोज है वो एल्डो हेक्सोज में चेंज हो रहा है, यानी पेंटोज से हेक्सोज में कितने का कार्बन गैप है, एक कार्बन का गैप है, तो इसमें हमारा एक कार्बन इंक्रीज होगा। और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है, इसे हमें पढ़ना ही नहीं है। तो इसका सही आंसर है, अब तक आप लोग को मिल गया होगा, इसका सही आंसर है एल्डो पेंटोज इंटू एल्डो हेक्सोज। अब हम देख लेते हैं, इसकी हमें रिएक्शन दी हुई है, तो थोड़ा सा रिएक्शन को भी स्टडी कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर से ये हटा दे रही हूँ। हमारे पास एल्डो पेंटोज से एल्डो हेक्सोज की बनने की रिएक्शन दी हुई है। ये दिया हुआ है डी राइबोज, या फिर जिसे बोलते हैं एन एल्डो पेंटोज। ये रहा, इसमें 5 कार्बन है, एक कार्बन दिख रहा है, बाकी छुप गए हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इससे हम इस तरह से इसको शो करते हैं, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये है और एक ये है। ठीक, तो ये हो गया हमारा एल्डो पेंटोज, ये रहा इसका एल्डिहाइड ग्रुप, जिसकी वजह से हम इसको एल्डो पेंटोज बोल रहे हैं। इसकी रिएक्शन हमने कराई है HCN से, मुझे लग रहा है रिएक्शन विजिबल है, इसकी हमने रिएक्शन कराई है, मैं लिख देती हूँ ऊपर, ये इसकी रिएक्शन हुई है HCN से। अब उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनेंगे, अच्छा जब हम इसको HCN से रिएक्ट करते हैं तो साइनोहाइड्रिन तो बनते हैं, 2 बनते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, डाइस्टीरोमेरिक साइनोहाइड्रिन, यानी 2 स्टीरोमेरिक साइनोहाइड्रिन बनते हैं। ठीक, स्टीरोमेरिक मतलब कार्बन 4 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स से अपनी वैलेंस से सेटिस्फाई करता है, तो स्टीरोमेरिक हो गया। तो प्रोडक्ट्स क्या क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक CN ग्रुप ऐड हो गया है और यहाँ पे भी CN ग्रुप ऐड हो गया है। तो इसमें डाइस्टीरोमेरिक मतलब क्या है, इसमें एक, ये देखिए कार्बन ये भी है, कार्बन ये भी है, ये दोनों आपस में एपिमर्स हैं एक दूसरे के, ये एपिमर्स हैं। एपिमर्स किन्हें कहते हैं, एपिमर्स उन्हें कहते हैं जिनमें कि बाकी सारे स्टीरोजेनिक सेंटर जो होते हैं उनके फंक्शन सब एज इट इज होते हैं, किसी एक सेंटर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप या किसी एक ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है, किसी एक पे होती है बाकी सब पे सेम रहती है। अब दिख रहा है यहाँ पे OH ग्रुप इस तरफ है, यहाँ पे OH ग्रुप इस तरफ है, अब बाकी सारे देख लीजिए OH OH ये सब सेम है, तो ये एपिमर्स हो गए, ये तो हमने पढ़ रखा है। ठीक, अब दोनों ये स्टीरोमेरिक एपिमर्स हैं या स्टीरोमेरिक साइनोहाइड्रिन्स हैं, देख लीजिए। अब इसमें ये CN ग्रुप लग गया है, ये भी CN ग्रुप लग गया है, इसका H2 और PD की प्रेजेंस में हम रिडक्शन करेंगे। ठीक, H2 और PD की प्रेजेंस में जब इसका रिडक्शन करते हैं तो ये फॉर्म करता है इमीन्स, ये क्या बनाता है, इमीन्स, इसका ग्रुप ये रहा। इमीन्स किन्हें कहते हैं, जहाँ पर भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उन्हें हम बोलते हैं इमीन्स। तो ये रहे इमीन्स फॉर्म हुए हैं ये 2। अब उसके बाद हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया है, इमीन्स का हाइड्रोलिसिस, ये हमने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस किया है H3O पॉजिटिव। तो एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस किया है तो 2 प्रोडक्ट्स फिर से फॉर्म हो रहे हैं,
वो दो प्रोडक्ट्स हैं एन एल्डोहेक्सोस और यहाँ पे भी है एन एल्डोहेक्सोस, ये दोनों ही एल्डोहेक्सोस हैं। अब हमने ये देखा कि पहले ही स्टेप में हमारे क्या कहते हैं, पहले ही स्टेप में हमारे कार्बन की चेन बढ़ गई थी, एक कार्बन तो दोनों में पहले ही स्टेप में आ गया था। इतना फर्दर हमने प्रोसीड किया। फर्दर प्रोसीड करने का मतलब ये था कि हमें इसको एल्डिहाइड ग्रुप में लाना है। हमारे पास ये नाइट्राइल्स बन गए थे, साइनोहाइड्रेंस थे, पहले हमें ये नाइट्राइल्स बन गए थे और इसे हमें दोबारा से एल्डिहाइड ग्रुप में करना था। तो बाकी दो स्टेप हमने इसलिए परफॉर्म किए हैं, चेन लेंथनिंग हमारी पहले ही स्टेप में हो गई थी। और हमारे जो किलानी सिंथेसिस या किलानी फिशर सिंथेसिस भी बोलते हैं, तो इसमें यही होता है कि जो भी हमारे पास गिवन कंपाउंड होता है उससे एक ज़्यादा कार्बन का कंपाउंड फॉर्म होता है। तो इसका सही आंसर है एल्डोपेंटोज इनटू एल्डोहेक्सोस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म एपीमर है? विच वन इज एपीमर? ऑप्शन है सुक्रोज व फ्रक्टोज, माल्टोज व सुक्रोज, ग्लूकोज व मैनोज, फ्रक्टोज व मैनोज। यानी हम कुछ पूछा गया है इनमें से किन दो का पेयर एपीमर है। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो एपीमर अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में समझाया है। एपीमर्स क्या होते हैं? क्वेश्चन है पहले एपीमर्स क्या होते हैं, तो मैंने बताया जो कि जिनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाती है किसी एक पोजीशन पे। जो दो ग्रुप सेम होंगे, दो कंपाउंड्स होंगे, मगर उनकी कॉन्फ़िगरेशन किसी एक सेंटर पे चेंज हो जाती है और बाकी सब जगह सेम रहती है, उन्हें हम एपीमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जिनकी कॉन्फ़िगरेशन किसी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर पे चेंज होती है, बाकी सभी सेम रहती हैं, ये बात ध्यान रखना है। बाकी हमारे जैसे कार्बन है सेम प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब सेम प्रेजेंट होंगे, केवल और केवल फर्क आता है तो कॉन्फ़िगरेशन का आता है, जो कि थोड़ा बहुत रिवर्स हो जाती है। ठीक, अब देखते हैं। अब हमें पता है इसमें ऑप्शन क्या है, सुक्रोज व फ्रक्टोज, माल्टोज व सुक्रोज, ग्लूकोज व मैनोज और फ्रक्टोज व मैनोज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्लूकोज व मैनोज। अब हम इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, कैसे हमने क्या दिया कि एपीमर्स हैं, तो हमारे पास स्ट्रक्चर्स भी दिए हुए हैं, हम स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे। तो क्या है, ये दिया हुआ है हमारे पास मैनोज, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, मैनोज। ये वाला क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या ये सच में सेम है कि हमने बस ऐसे आंसर लगा दिया, ऐसा नहीं है। हम देख लेते हैं, पहला कार्बन है, इसमें CHO ग्रुप है, इसमें भी CHO ग्रुप है। ठीक है, अब हम से थर्ड पे आते हैं, क्योंकि हाईलाइट किया हुआ है पिंक तो समझ में आ रहा है। तो थर्ड कार्बन देखिए, इधर OHH है, इधर भी OHH है, यहाँ HOH है, यहाँ पे भी HOH है, HOH HOH, CH2OH CH2OH, बाकी सब सेम है। कौन सा छोड़ा हमने, सेकेंड कार्बन, देख लेते हैं। अब इसमें दिख रहा है हमें, इसमें OH ग्रुप यहाँ पे है और इसमें OH ग्रुप यहाँ पे है, यानी इसमें लेफ्ट पे है, इसमें राइट पे है और इसमें लेफ्ट पे है। बस हमारे एक स्टीरियोजेनिक सेंटर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है, बाकी सब जगह सेम एज इट इज, फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, बस हमारे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है, इसीलिए ये दोनों आपस में एपीमर्स हैं। इसका आंसर ग्लूकोज व मैनोज है। इसके अलावा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि ग्लूकोज का ही एपीमर है गैलेक्टोज, इसमें एपीमर कार्बन नंबर 2 पे हुआ है और गैलेक्टोज में एपीमर होता है कार्बन नंबर 4 पे। गैलेक्टोज में एपीमर कहाँ होता है, कार्बन नंबर 4 में होता है। देख लेते हैं, इसमें भी पहला CHO है, दूसरा CHO है, HOH HOH, OHH HOH और HOH है, इसमें HOH, बट इसमें देखिए यहाँ पे फोर्थ कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका डिफरेंट हो गया। मैं अलग कलर से दिखा देती हूँ। इसका देखिए फोर्थ कार्बन HOH और इसका फोर्थ कार्बन देखिए, इधर पहले OH है और इधर H है, यानी कि ग्लूकोज में जो OH है वो राइट हैंड साइड पे है और गैलेक्टोज में जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। बाकी अदर जगह सभी जगह इसका सेम कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पे भी सेम है और 6 में तो CH2OH है ही। तो ग्लूकोज का ही एपीमर है मैनोज, जो कि कार्बन नंबर 2 पे एपीमर होता है, और ग्लूकोज का एपीमर है गैलेक्टोज, जो कि कार्बन नंबर 4 पे एपीमर होता है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ग्लूकोज को फैलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है तब उत्पन्न अवक्षेप होता है। द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विथ फैलिंग सोल्यूशन इट हैपेंस। इस बारे में तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि अब इसका डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत है। ग्लूकोज को तो हमने सबसे ज़्यादा ही पढ़ा है फैलिंग सोल्यूशन में, क्योंकि ग्लूकोज हमारा एक रिड्यूसिंग शुगर है और ये फैलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करता है। पर अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में तो पूछा ही नहीं है कि ग्लूकोज रिड्यूस करता है या नहीं करता है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि ग्लूकोज को हीट कर दो अगर फैलिंग सोल्यूशन के साथ, तो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वो कौन सा होता है? क्या वो Fe2O3 होता है, Cu2O होता है, CuO होता है, या C6H12O6? तो दो ऑप्शन तो हमें साफ दिख रहे हैं, Fe2O3 और ऑप्शन डी जो है यहाँ पे ये डी होगा C6H12O6, यानी ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि नहीं बनने वाला है। तो अब हम देख लेते हैं कि प्रेसिपिटेट जब फॉर्म होता है तो क्या बनता है। तो एक एल्डिहाइड से रिएक्शन दी हुई है, हम ग्लूकोज की भी देखेंगे पर पहले एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। ये एक एल्डिहाइड है, ये R जो होता है, R क्या होता है इसमें? R होता है हमारा एल्काइल पार्ट, यानी हमारी होती है ये कार्बन चेन। ठीक, तो यार हमारा एल्काइल पार्ट है, यहाँ से CH ग्रुप लगा हुआ है यानी एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक, इसको हमने रिएक्ट किया है किससे? फैलिंग सोल्यूशन से। अच्छा, मैंने बताया है फैलिंग सोल्यूशन क्या होता है, फैलिंग सोल्यूशन ने पढ़ा है ना कि फैलिंग सोल्यूशन क्या होता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फैलिंग सोल्यूशन क्या होता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इतना तो हम जानते हैं अब, ठीक है। फैलिंग सोल्यूशन हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये हमारा एक एल्डिहाइड है। तो मैंने बताया है एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने पे क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, बताया है। इसमें ये देखिए, ये बना है RCOO-, इसे क्या बोलते हैं? अभी ये एसिड नहीं बना है क्योंकि इसने, ये एसिड नहीं, हम इसे नहीं बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड है। एसिड ग्रुप तो वो होता है ना हमारा जो COOH होता है जिसमें, वो एसिड होता है। ये एसिड नहीं है क्योंकि इस पे पहले तो नेगेटिव साइन है। दूसरी बात, इसमें H अभी ये और गेन कर सकता है, यानी अभी इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर नहीं आया है, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन। उसके अलावा एक हमारा सेकंड प्रोडक्ट भी बना है, क्या बना है? Cu2O, और क्या लिखा है इसके नीचे? रेड PPT, यानी जो प्रेसिपिटेट बनता है वो Cu2O होता है, और कौन से कलर का होता है? ये रेड कलर का होता है। ये एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में रिएक्शन हो गई, तो आंसर तो हमें इसका मिल गया है। आंसर इसका है Cu2O, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, Cu2O। बट हम इसको ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में भी इसकी रिएक्शन कर लेते हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ग्लूकोज में पूछा गया था, तो ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में भी इसकी रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर क्या होता है? CHO, फिर बीच में होते हैं, हम एक बार लिख लेंगे CHOH4, और लास्ट CH2OH। ठीक, इसकी रिएक्शन हमें करनी फैलिंग सोल्यूशन थे, तो फैलिंग सोल्यूशन क्या होता है? पहला अब हम लिख ले रहे हैं CuOH का होल, तो ऐसे मुझे नहीं लगता यहाँ रिएक्शन आ पाएगी, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं रिएक्शन। तो पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CHO, CHOH, ये CH है का होल 4 और CH2OH। ठीक, दिख रहा है? अब दिख रहा होगा सबको CHO, CHOH4 और CH2OH। ठीक, अब रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन के लिए फैलिंग सोल्यूशन आता है जो कि होता है CuOH का होल ट्वाइस प्लस NaOH। हमने पढ़ा था कि ये एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन करता है, यानी बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है, उसके लिए हमने ले रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे COONA। अब यहाँ पे Na था तो यहाँ पे COONA जुड़ रहा है, इसीलिए हमने उसमें कार्बोक्सिलेट आयन पढ़ा था।
कि यहाँ पे अगर HOH होता है मतलब तब यहाँ पे H जुड़ता, अभी यहाँ पे Na है बेसिक मीडियम में आयन, तो Na का आएगा, इसने Na का आयन को मतलब अपने साथ अटैच किया है। बाकी जो रिमेनिंग होते हैं वो एज इट इज सेम रहते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, ये एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज करता है। तो क्या हमारा हर जगह एल्डिहाइड ग्रुप है? नहीं है, एल्डिहाइड ग्रुप केवल यहाँ पे है, तो यहाँ केवल चेंजेस भी यहीं पे आएंगे, अदर कहीं चेंजेस नहीं आएंगे। इसके साथ ही 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं और Cu2O, क्योंकि हमारे सबसे काम की चीज़ है, क्योंकि हमारे आंसर में यही पूछा गया था हमसे। और ये क्या होता है? रेड प्रेसिपिटेट होता है। ये हमारा ग्लूकोज था और ये फिलिक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी सभी को। सबसे ज़्यादा हमने फिलिक्स रिएक्शन में ग्लूकोज के साथ ही पढ़ा है। अब नेक्स्ट पूछा गया है, डी ग्लूकोज के जलीय विलयन में खुली श्रृंखला रूप में लगभग साम्य सांद्रता कितनी होती है? क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा शायद। Approximately equilibrium concentration of D-glucose in open chain form in aqueous solution, how much is it? Option A 2%, option B 20%, option C 90% और option D 0.02%। तो हमसे पूछा गया है किसी ग्लूकोज के एक्वा सोल्यूशन में ओपन चेन एल्डिहाइड या फिर जैसे बोल सकते हैं हम ओपन चेन ग्लूकोज का कितना अमाउंट होता है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो इसके पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं, म्यूटर रोटेशन। ठीक है, अब म्यूटर रोटेशन क्या होता है? जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, यानी उसका हम एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, तो उसके एंगल में रोटेशन होता है टाइम के साथ साथ उनमें रोटेशन होता है और वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट तक होता है। जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड ना कर ले तब तक होता है। तो जब जो भी रोटेशन एंगल होता है जो उसका टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, मैं सिंपल वर्ड बता देती हूँ। म्यूटर रोटेशन क्या है? चेंज ऑफ रोटेशनल एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इतनी बड़ी डेफिनेशन हम नहीं पढ़ रहे हैं, मैं बता देती हूँ। चेंज इन रोटेशनल एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड म्यूटर रोटेशन। ठीक, अब हमारे ग्लूकोज देखिए हमने क्या लिया है, एक लिया है अल्फा डी ग्लूकोज और एक लिया है बीटा डी ग्लूकोज। इनका हम बनाएंगे एक्वा सोल्यूशन। तो देखिए जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है इसका रोटेशन होता है प्लस 112 डिग्री, में भी विजिबल हो स्क्रीन पे 112 डिग्री। और जो बीटा डी इसका होता है, बीटा डी ग्लूकोज होता है, इसका अप्रॉक्सीमेटली 19 डिग्री या स्पेसिफिक लिखा है 18.7 डिग्री। ठीक, तो जब इनका एक्वा सोल्यूशन किया जाता है तो इनका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो एक स्टेबल वैल्यू तक जाता है, इक्विलिब्रियम तक, जिसकी वैल्यू होती है 52.5। अब हमसे पूछा गया है जब एक्वा सोल्यूशन बनाया जाता है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज चेन फॉर्म में है, इसका ओपन चेन में ग्लूकोज कितना बनता है, यानी ओपन एल्डिहाइड कितना बनता है। तो इसका जो कंपोजिशन है वो मैं बता देती हूँ सारा। कंपोजिशन में हमारा 36% होता है अल्फा ग्लूकोज, 64% होता है हमारा बीटा ग्लूकोज, प्लस 0.02% या इससे भी कम जो होता है हमारा ओपन चेन में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इन ओपन चेन 0.2% या इससे भी कम होता है ग्लूकोज ओपन चेन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 0.02%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शर्करा फेलिंग विलयन के साथ परीक्षण नहीं देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स डज नॉट टेस्ट विद फेलिंग सोल्यूशन?
फेलिंग सोल्यूशन के बारे में अब कुछ जानना हमारे लिए शायद रिमेनिंग नहीं रह गया, हमने बहुत सी चीज़ें जान ली हैं। अब हमसे ये पूछा गया है इसमें कि कौन सी शुगर इसमें फेलिंग सोल्यूशन को साथ टेस्ट नहीं देती है या फिर रिएक्ट नहीं करती है। ऑप्शन दिए हुए हैं ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज व इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है, हमने जितना पढ़ा है कि ग्लूकोज तो देता ही देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हमारा लैक्टोज भी देता है, और ये हमारा सुक्रोज, क्या पढ़ा है हमने, सुक्रोज को और क्या बोलते हैं, केन शुगर। सुक्रोज को और क्या बोलते हैं, केन शुगर या फिर टेबल शुगर भी बोलते हैं। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं ना पिछले क्वेश्चन में कि केवल मतलब फेलिंग सोल्यूशन ही ऐसा है, केवल नहीं है, टॉलरेंस रिएजेंट भी है, पर फेलिंग सोल्यूशन ऐसा है जो कि केन शुगर और ग्लूकोज के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के काम में आता है। क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो रिड्यूस कर सकता है फेलिंग सोल्यूशन को, बट हमारा जो सुक्रोज होता है या केन शुगर जिसे बोलते हैं नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुक्रोज। यहाँ पे थ्योरी भी लिखी हुई है, देख लेंगे। फेलिंग विलयन किसे कहते हैं, फेलिंग विलयन कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन, फेलिंग विलयन तथा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का विलयन फेलिंग विलयन कहलाता है। तो मैंने बताया था फेलिंग सोल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए जो होता है वो होता है कॉपर सल्फेट, जिसका हम बेसिक मीडियम में सोल्यूशन लेते हैं, यानी क्षारीय विलयन। वो क्षार हमने कौन सा लिया था या बेस कौन सा लिया था, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो फेलिंग सोल्यूशन का बी कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसके जो सोल्यूशन को होता है, इसका जो मिक्सचर करते हैं हम, उसे बोलते हैं फेलिंग सोल्यूशन या फिर फेलिंग विलयन। नेक्स्ट, सबसे मीठी शर्करा है, द स्वीटेस्ट शुगर इज, ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी सुक्रोज और ऑप्शन डी माल्टोज। इनमें से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है या फिर स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है। तो इसमें कुछ थ्योरी दी हुई है, पढ़ लेते हैं। फ्रक्टोज सबसे अधिक मीठी शर्करा है, ये एक मोनोसैकेराइड है और इसका ठीक है, ये एक मोनोसैकेराइड है और इसका फॉर्मूला भी होता है ग्लूकोज की ही तरह होता है, 6H, एक मिनट, C6H12O6। हमने फ्रक्टोज का पीछे स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, फ्रक्टोज दिखाया था मैंने, केन शुगर में दिखाया था, है ना। तो फ्रक्टोज जो होती है वो हमारी सबसे मीठी शर्करा होती है या सबसे स्वीटेस्ट शुगर होती है। और ये फ्रक्टोज कहाँ पाई जाती है, ये हमारे वाइन फ्रूट्स में पाई जाती है ना। तो ये हमारे फ्रूट्स में पाई जाती है फ्रक्टोज, और यही सबसे मीठी होती है शुगर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए फ्रक्टोज। अच्छा, फ्रक्टोज के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, फ्रक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। और एक बात, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, उसके बाद भी ये फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि मैंने बताया था कीटोन अल्फा हाइड्रोक्सी जो कीटोन्स होते हैं वो रिड्यूस कर सकते हैं हमारे फेलिंग सोल्यूशन को। मैंने बताया था एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफ्रेंशिएट तो करता है, बट सारे एल्डिहाइड्स दे सकते हैं, सारे कीटोन्स नहीं दे सकते हैं। कौन से कीटोन्स दे सकते हैं, तो इसको हमारे जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं वो दे सकते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी मतलब जिनके अल्फा पोजीशन पे OH ग्रुप ऐड होता है, वो वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ का संगठन होता है, नेचुरल रबर कंपोजिशन इज, ऑप्शन ए C5H8, 5H8N, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीयूरेथेन। ठीक है, तो हमें कंपोजिशन पूछा गया है, जो हमारी बनी हुई होती है नेचुरल रबर, उसका कंपोजिशन क्या होता है, वो किस तरह से बनी हुई होती है। तो हम पढ़ लेते हैं, ये लिखा है प्राकृतिक रबर यानी नेचुरल कंपोजिशन। ये एक पॉलीमर होता है और इसका जो कंपोजिशन होता है वो ये होता है, इसका कंपोजिशन ये दिया हुआ है। कंपोजिशन में अब हम खुद काउंट कर लेते हैं, हमें नहीं पता क्या आंसर है तो हम काउंट ही कर लेते हैं। कंपोजिशन ये होता है, एक कार्बन, 2, 3,
4 5 5 कार्बन है यानी C5 और H काउंट करने हैं 2 तो 5 6 7 8 ठीक है, यानी इसका और n टाइम्स, जब n टाइम्स हम C5H8 को लेते हैं और उसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं यानी बहुलीकरण कराते हैं तो वो होता है, उससे बनता है हमारा नेचुरल रबर। यानी इसका कंपोजिशन क्या हो गया, आंसर मिल गया हमें C5H8N। इसमें दिया हुआ है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट का हमने डाइमिथाइल एलाइल फॉस्फेट से रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास ये नेचुरल रबर फॉर्म हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कैरेटीन को अल्फा हेलिक्स संरचना किसने प्रतिपादित की? Who proposed the alpha helix structure for alpha keratin? ऑप्शन ए पॉलिंग, ऑप्शन बी इनगोल्ड, ऑप्शन सी पेहरेडमन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अल्फा हेलिक्स को अल्फा कैरेटीन के लिए अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने प्रपोज किया था? तो इसमें तो वैसे कुछ डिस्क्रिप्शन तो है नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए पॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज तथा मैनोज है, ग्लूकोज एंड मैनोज आर, तो ऑप्शन ए है दर्पण प्रतिबिंब रूप यानी इनैंशियोमर्स, ऑप्शन बी एनोमर, ऑप्शन सी एपीमर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमसे पूछा गया है ग्लूकोज और मैनोज क्या है, तो ये हम बहुत सारा पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, 2 क्वेश्चन से पढ़ चुके हैं कि एपीमर्स हैं। ये एपीमर्स क्या होते हैं मैं फिर से बता देती हूँ कि जिनका पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, बस किसी एक कार्बन पर किसी एक जगह पर इनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, यानी अपोजिट हो जाता है, चेंज नहीं हो जाता है, वो अपोजिट हो जाता है, यानी किसी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर पे इनकी कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाती है, बस उन्हीं को एपीमर्स बोलते हैं, बाकी सब जगह सेम रहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एपीमर। ठीक है, इसका डायग्राम दिया हुआ है हमें CH2OH और OHH, तो हमें कहाँ पे एपीमर दिख रहा है इसमें? मैनोज में देखिए ये भी सेम है, ये सेम है, ये सेम है, और देखिए यहाँ पे डी ग्लूकोज और डी मैनोज में यहाँ पे एपीमर हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये OH है और ये OH यहाँ पे चला गया है, तो यहाँ पे एपीमर हुआ है। कहाँ पे होता है ये? मैनोज में कार्बन नंबर 2 पे, यहाँ पे 1 होता है कार्बन, यहाँ पे 2 होता है, तो कार्बन नंबर 2 पे एपीमर होता है। ठीक, गैलेक्टोज भी होता है, ग्लूकोज का एपीमर मैंने बताया था, गैलेक्टोज होता है कार्बन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्न एंजाइम सुक्रोज के जल अपघटन हाइड्रोलिसिस में उत्प्रेरक का कार्य करता है। द फॉलोइंग एंजाइम एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ऑप्शन ए माल्टोज, ऑप्शन बी इन्वर्टेज, ऑप्शन सी जाइमेज और ऑप्शन डी लाइपेज। जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो कौन सा एंजाइम एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है? सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस में काम करता है ऑप्शन बी इन्वर्टेज। इन्वर्टेज जो एंजाइम होता है सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस में ये काम करता है एज अ कैटलिस्ट, यानी ये एंजाइम जो होता है एज अ कैटलिस्ट सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध शर्करा क्या है? मिल्क शुगर क्या है? इस क्वेश्चन को ऐसे तो पूछ सकते हैं कि मिल्क में जो शुगर पाई जाती है वो कौन सी होती है? ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं हमारे पास? ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज और ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो यानी मिल्क शुगर किसे कहते हैं? हमने पढ़ा, हमने सुक्रोज को पढ़ा कि जिसे हम केन शुगर कहते हैं या फिर टेबल शुगर कहते हैं। अभी इसको पूछा गया है कि मिल्क शुगर किसे कहते हैं, तो देखिए लड़की पी रही है, इससे पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सी शुगर है, बट वो नहीं बताएगी, हम बता देते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है स्क्रीन पे दिख रहा है, वैसे इतना बड़ा स्ट्रक्चर लगा दिया है, ऑप्शन बी लैक्टोज।
तो मिल्क में पाई जाने वाली शुगर कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। लैक्टोज का हमारे पास ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनता है। लैक्टोज किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है? ये डाइसैकेराइड है, तो ये बनता है गैलेक्टोज से प्लस ग्लूकोज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज नॉट अ शुगर? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज और ऑप्शन डी स्टार्च। तो हमसे पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स दिए हुए हैं, चारों ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा शुगर नहीं है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं है। तो कार्ब्स लिखा हुआ है इन्होंने, कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये सब, पर हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा शुगर नहीं है। थोड़ा सा हम पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, आंसर तो हमें डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद मिल ही जाए। ठीक है, ब्लू कलर से कर लेते। ये दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, मुझे लग रहा है विजिबल नहीं होगा थोड़ा सा क्लियरली, ये कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, ये है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे लिखा है शर्करा यानी शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट्स, और यहाँ पे लिखा है अशर्करा यानी नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, शुगर कार्बोहाइड्रेट्स, नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स। तो शुगर कार्बोहाइड्रेट्स के और भी टाइप्स होते हैं, जैसे मोनोसैक्राइड्स, और बाकी जैसे डाइसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड, ये सब होते हैं शुगर्स में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नॉन शुगर में डायरेक्ट एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्योंकि आंसर में पता चल जाएगा इसी से, है ना। तो ऑप्शन एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहला है स्टार्च, नॉन शुगर के एग्जाम्पल्स हैं ये स्टार्च और सेलुलोज दिया हुआ है। इसके अलावा ग्लाइकोजन भी होता है जो कि नॉन शुगर होता है। तो हमें आंसर तब तक मिल ही गया है, हमें नॉन शुगर पूछा गया था जो कि शक्कर ना हो यानी शर्करा ना हो। तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज कैसी शुगर है? फ्रक्टोज हमारी स्वीटेस्ट शुगर है, ध्यान रहेगा। सबसे हमारी स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है? फ्रक्टोज। हमारी सुक्रोज को क्या बोलते हैं हम? और केन शुगर, क्या बोलते हैं? केन शुगर या फिर टेबल शुगर। नाम में ही शुगर थे तो शुगर होनी ही है। और ग्लूकोज तो पता ही है, ग्लूकोज हमारे तो ग्लूकॉन पता पिया होगा सभी ने, उसमें शुगर होती है ना। और हमारा ऑप्शन डी है स्टार्च जो कि एक नॉन शुगर है। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी स्टार्च। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी स्टार्च। क्वेश्चन लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विलयन बेनेडिक्ट विलयन के साथ गर्म करने पर लाल अवशेप देता है? Which of the following solution turns red when heated with Benedict's solution gives precipitate? ऑप्शन ए स्टार्च, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, मैं बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में होना चाहिए ऐसे कौन सा अवक्षेप बेनेडिक्ट के साथ गर्म करने पे लाल रंग नहीं देता है? जब द सॉल्यूशन डज नॉट टर्न रेड, ये होगा डज नॉट टर्न रेड, अवक्षेप नहीं देता है, यहाँ पे आएगा नहीं देता है। ठीक, तो पहले हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं यही बता देती हूँ। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन किसी का मिक्सचर होता है कॉपर टू सल्फेट, कॉपर टू सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, प्लस सोडियम कार्बोनेट, ये भी विजिबल हो स्क्रीन पे, सोडियम कार्बोनेट
प्लस सोडियम सिट्रेट। बेनेडिक्ट सोल्यूशन इसका मिक्सचर होता है। इसके अलावा बेनेडिक्ट शुगर को भी हम रिड्यूसिंग शुगर्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है, जो कि हमसे क्वेश्चन बताया गया था हमें कि रेड हो जाता है, यानी ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट हमारे पास आता है जब हम किसी कंपाउंड को बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं और वो पॉजिटिव टेस्ट देता है। अब हमारे पास इसमें ऑप्शन है। चलिए मैं इसकी एक रिएक्शन दिखा देती हूँ। इसमें प्रेसिपिटेट वही बनता है जो फेलिंग सोल्यूशन में बनता है। जैसे यहाँ पे अगर हमने एक एल्डिहाइड ले रखा है, कॉपर 2 सल्फेट के इसमें आयंस आ जाते हैं Cu2+, इनसे रिएक्ट करके ये बनाता है कार्बोक्सिलेट एनायन, यानी RCOO- प्लस Cu2O, यानी रेड प्रेसिपिटेट बनता है। ये रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है किसके साथ ट्रीट करने पर हमें रेड प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। तो मैंने बताया कि ये डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है रिड्यूसिंग शुगर्स को, ठीक है। अब बताया मैंने कि रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं, जिनमें फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक ग्रुप होता है। तो हमने पढ़ा ग्लूकोज हमारा एक रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, फ्रक्टोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर है। इसमें जो हमारे एक रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग है, वो है स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज में असम्मित कार्बन की संख्या है। द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन्स इन अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ऑप्शन A 2, ऑप्शन B 3, ऑप्शन C 4 और ऑप्शन D 5। तो हमसे पूछा गया है जो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर होता है उसमें एसिमेट्रिक कार्बन्स का नंबर बताना है। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, पायरेनोज मतलब पायरेन होता है ना, उससे ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर बनता है, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं कि क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, उसमें एसिमेट्रिक कार्बन्स कितने होते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन्स मतलब कायरल कार्बन या फिर जिनमें 4 अलग ग्रुप से वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही हो। तो हम पहले अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हो जाता है CH2OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे OH और यहाँ पे H। अच्छा, अल्फा डी और बीटा डी में क्या फ़र्क होता है? बीटा डी का यहाँ का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो ऊपर पहुँच जाता है और H नीचे आ जाता है। अल्फा डी में हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों साइड का, इधर का और इधर का, नीचे ही होता है। तो ये होता है अल्फा डी और बीटा डी का फर्क, ठीक है। तो अब इसमें हमसे पूछा गया कितने एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं, तो चलो हम काउंट कर लेते हैं कितने एसिमेट्रिक कार्बन्स हैं। तो यहाँ पे है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5, ठीक है। तो ये 5 कार्बन्स होते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज के स्ट्रक्चर में। हमारा जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, उसमें केवल 4 एसिमेट्रिक कार्बन्स होते हैं, जबकि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे 5 एसिमेट्रिक कार्बन्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन D 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से चीनी दिख रही है बहुत सारी, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टेबल शर्करा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेबल शुगर? इसके बारे में हम बहुत पढ़ चुके हैं, मैंने बहुत जगह इसका नाम बता दिया है और मुझे नहीं लगता कि इसमें ऑप्शंस की भी ज़रूरत है, तो ओरली भी निकल आएगा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन A है सुक्रोज, ऑप्शन B है ग्लूकोज, ऑप्शन C है स्टार्च और ऑप्शन D है फ्लोरेनोज। फ्यूरेनोज होगा यहाँ पे, ये फ्यूरेनोज होगा।
ठीक है, तो हमने इस बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। टेबल शुगर किसे कहते हैं? सुक्रोज को कहते हैं। किसे कहते हैं? सुक्रोज को। और सुक्रोज को और क्या कहते हैं ये आप कमेंट में बताएंगे कि सुक्रोज को, इसमें दो नाम तो दिए हुए हैं, सुक्रोज और टेबल शुगर, इसको और क्या कहते हैं? हमने 3 नाम पढ़े हैं ना, वो बताना है और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुगर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शुगर? इनमें से कौन सा शुगर नहीं है? तो ऑप्शन ए है माल्टोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है सेलुलोज और ऑप्शन डी है फ्रक्टोज। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक जगह पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स, थोड़ा सा कैटेगराइज किया था उन्हें शुगर और नॉन शुगर में। एग्जाम्पल्स मैंने पढ़ाए थे, बताए थे। ए उसका आंसर स्टार्च था, उसमें जो नहीं था शुगर वो क्या था? स्टार्च था। ऑप्शन चेंज हो गए हैं और इस बार अब आंसर कुछ और है क्योंकि स्टार्च लिखा नहीं है, तो हमने पढ़ा था। तो जो नॉन शुगर के एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे उसमें क्या क्या था? नॉन शुगर के एग्जाम्पल थे स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन बताया था मैंने। ठीक है, तो मैंने ये 3 एग्जाम्पल बताए थे। तो अभी आंसर सबको पता चल गया होगा एक ही बार में। इसका आंसर सही है जो, वो है ऑप्शन सी सेलुलोज। तो ये हमारी 20 एमसीक्यूज की सीरीज खत्म होती है। इसी साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।